हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस की। बेसिकली आज हम एक ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो एक मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि यूजुअली हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर बुक और पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फॉलो करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उस टॉपिक को इनिशियली एक फ्री माइंड से पढ़ें कि जो मैं अपनी यूजुअल क्लासेस में बोलता हूँ कि कई बार हम किसी मैथमेटिकल टॉपिक को इस अप्रोच के साथ भी पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आवर हॉबीज़। जैसे मेरी अपनी पर्सनल हॉबी है कि मैं प्रेमचंद का नावल पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं प्रेमचंद का नावल पढ़ रहा हूँ तो मेरे ऊपर बर्डन नहीं है कि मैं इसमें कौन सा कैरेक्टर कब आया, कब गया, क्या हुआ। लेकिन अगर वही प्रेमचंद का नावल मैं किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा तो एक बर्डन रहेगा। तो ये मेरी एक बहुत पुरानी इच्छा थी जो आज मैं यूट्यूब के माध्यम से पूरी करने जा रहा हूँ। और जो भी ऑडियंस इसे सुनेगी उनका फीडबैक मैं ज़रूर चाहूँगा, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर इस पर डाल रखा है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अच्छा या बुरा दोनों तरह का आप फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि अगर बुरा है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सुधार कर सकें। तो सीक्वेंस, आप कोई भी किताब उठाइए वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, लेकिन उस डेफिनेशन के साथ मैं आपको ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें बोलना चाहूँगा जो यूजुअली बुक्स में मिसिंग है, या जैसे यहाँ पे हमने वो लिखी हैं फिर कि a function whose domain is the set n of natural numbers and is called a real sequence and denoted by symbolically as Sn to R। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है, हमने पढ़ ली, रट ली। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। और इसमें स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन वर्ड क्यों ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हमने दो चीज़ें फिक्स कर दी हैं। जब आप पहली बार फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेकिन यहाँ पे हमने वो ए और बी जो हैं वो फिक्स कर दिए एन एंड आर। और चूंकि एन एंड आर फिक्स हैं, इसीलिए हम आगे जब भी कभी सीक्वेंस को डिनोट करते हैं तो हम उसमें केवल एस या एफ या जो भी इस तरह की चीज़ें लेते हैं, और हम बार बार एस एन टू आर नहीं लिखते। तो ये एक कन्फ्यूज़न है शायद जो बहुत बार बच्चों के दिमाग में रहता है या फर्स्ट लर्नर के माइंड में रहता है। तो इसी चीज़ पे आज मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इनिशियली कि जब हम सीक्वेंस को S1 S2 S3 Sn से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे की चीज़ें भूल गए, हम फंक्शन को डिनोट नहीं कर रहे। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना सा है कि चूँकि फंक्शन के जो डोमेन और कोडोमेन वो दोनों फिक्स हैं, तो इसलिए हम उन्हें बार बार नहीं लिखते। इसीलिए हमने देखे यहाँ पे एक और सेंटेंस हमने लिखा है। आप मेरे साथ साथ ये पीडीएफ पढ़ भी सकते हैं, और जो इसकी डिटेल्स हैं, एक डिटेल्ड मतलब एक ये नोट्स हैं जो मेरे सेल्फ मेड भी आप कह सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस, फिर बात वही आ जाती है कि सर पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो एग्ज़ाम देने के लिए ही पढ़ना है, और हर एक एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मेरे पास है। तो एनी वन कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई मोबाइल नंबर विच आई हैव गिवन। यूट्यूब पे हमने कमेंट्स बैन कर रखे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। फेसबुक पे हम डालते हैं तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो खैर वापस आते हैं हम। तो इन अदर वर्ड्स वी डिफाइन ए सीक्वेंस एज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स, वन वन कोरस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो ये लाइन निकल के आई, ये शायद किसी यूजुअल टेक्स्ट बुक में, जो मतलब पीजी के यूजी के लिए, पीजी में तो खैर मिल जाएगी, लेकिन यूजी की बुक्स में ये लाइन नहीं होती। जबकि अगर इस लाइन को हम पढ़ लें, याद कर लें,
तो ऊपर जो हमने लिखा वो सब एक लाइन में समराइज हो गया कि सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स विच हैव वन वन कोरस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब उसके बाद एक चीज़ आती है कि सीक्वेंस के एग्जाम्पल, आप कोई भी सीक्वेंस की जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं देन ऑब्वियसली कि उस चैप्टर में उस सिलेबस में कितना है, उसके पिछले पेपर्स में क्या क्या आया है, वो सब दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं और वो 2 एग्जाम्पल्स कह लीजिए वो उस तरह से सर्च करके दिए हैं कि जो सफिशियंट हैं सीक्वेंस को समझने के लिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि एस एन इज इक्वल टू -1 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू n। तो अब होगा क्या, ये 9th-10th क्लास में आप पढ़ लेते हैं। तो -1 की पावर n पे डिपेंड करेगा, n ओड होगा तो -1 आता चला जाएगा और इवन होगा तो +1 आता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए केवल 2 ही रियल नंबर, आइदर -1 और +1, ये हमारे कोडोमेन में आ रहे हैं और इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनेगा वो सिर्फ -1 एंड +1 बनेगा। तो ये एक सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर करता है कि क्या सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, क्या सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट डोमेन कोडोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। यूजुअली बहुत सारे एग्जांपल्स में हमें मिलता है जब सीक्वेंस में हमें कोडोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन ये एग्जांपल इसलिए मैंने यहाँ पे रखा जो सबसे पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर करे कि जो रेंज है उसमें केवल 2 ही एलिमेंट हैं, दैट इज़ -1 एंड +1। देन अगला एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो एग्जाम्पल वो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि उसे हम भूल नहीं सकते कि एस एन इज़ इक्वल टू 1/n। तो अब होगा क्या कि जो पहला एलिमेंट होगा जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3, 1/4, 1/10, 1/50, 1/100, 1/1000। ये एक एक कह लीजिए सीरीज तो नहीं वर्ड यूज़ करूँगा मैं, सीक्वेंस ही वर्ड बनता है। ये एक जा रहा है सीक्वेंस वर्ड, तो चूँकि डिफाइन कर रहे हैं तो इसलिए अब अजीब लग रहा है मुझे भी कि सीक्वेंस के अलावा मैं कोई दूसरा इसका सिनोनियम नहीं ढूंढ पा रहा। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि ये 0 की तरफ जा रहा है और कभी 0 पे नहीं जाएगा। और जो लोग इस फ्रेज़ को समझ जाएं, समझ लीजिए कि वो सीक्वेंस को आधी समझ गए कि 1/n इज ए सीक्वेंस वेयर ग्रेजुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स 0 एंड बट वी नेवर विल रीच एट 0। तो ये 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखिए, पढ़िए, समझिए। और फिर हम सीक्वेंस के टाइप्स पे जाते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस मैंने पहले कहा कि मैंने बहुत ही सेलेक्टेड केवल 2 एग्जाम्पल ऊपर लिखे हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। A sequence n is said to be bounded above if there exists a real number k such that Sn is less than equal to k, bounded below sequence if Sn greater than equal to k। और ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं। लेकिन ऊपर के एग्जाम्पल को मैं अगर आपके सामने इलस्ट्रेट करूँ अब बाउंडेड सीक्वेंस के टर्म्स में, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो मैंने -1 की पावर n सीक्वेंस ली, उस सीक्वेंस में सारी जो टर्म्स आएंगी वो -1 और +1 के बीच में आएंगी। तो बाउंडेड अबव हो गया +1 और बाउंडेड बिलो हो गया -1, और इस तरह से ये सीक्वेंस हो गई बाउंडेड। बाकी चीज़ें आप मैं इसीलिए सीधे सीधे ना कोई ख़ास ऐड करता हूँ, ना कोई ख़ास पब्लिसिटी या बीच में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना जो एक यूट्यूब पे चलता है। मैंने कंटेंट आपके सामने खोला हुआ है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, और अगर डिटेल्ड चाहिए तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी वही चीज़ कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्ज टू ए नंबर l if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m depending on epsilon such that Sn minus l is less than epsilon for all n greater than m। अब ठीक है, डेफिनेशन हमने बोल दी, पढ़ ली, याद करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए याद करनी पड़ेगी। लेकिन मतलब क्या हुआ कि यार हम ये कह क्या रहे हैं? तो देखिए, जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया 1/n, आप ये देखिए कि 1/1000, 1/1 लाख, 1/1 करोड़, 1/10 करोड़,
एक लेवल वो आ जाएगा कि जब आप किसी भी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जो वर्ड हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, कि आफ्टर m टर्म्स आप आगे की सारी टर्म्स को एक एप्सिलॉन से छोटी रेंज में बांध सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसे मैं लेता हूँ कि अगर आपने 1/1 करोड़ के बाद की टर्म्स, तो 1/1 करोड़ से बड़ी एप्सिलॉन की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, और जो 2-4 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं तो उनमें तो और आसान होता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू हम बिल्कुल ही 1/2 या 1/3 इस तरह की लेते हैं। तो आप वहाँ कई बार जो हमारी बुक्स में लैकिंग है, और मेरी इस पीडीएफ में भी लैकिंग है, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बच्चा ही करे तो वो ज़्यादा सूटेबल है। बच्चा मीन्स स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए कुछ करना चाह रहा है, कि आप एक सीक्वेंस लीजिए, जैसे कि ये 1/n ही ले लीजिए, इसकी 15-20 टर्म्स लिखिए, और आप देखेंगे कि 20 टर्म्स के बाद ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि आप अगर एप्सिलॉन की एक वैल्यू ले लेते हैं, 20 टर्म्स अगर इसकी 1 से लेके 1/19 तक जा रही हैं, और आप एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 या 1/15 ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो वो उससे छोटी ही हमेशा आएंगी। तो ये मतलब चूँकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसलिए हमें थ्योरेटिकल ही चलना पड़ता है। ऐसे ही फिर जैसे ये पहली थ्योरम आती है, और ये 2-3 थ्योरम हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, खासतौर पे ग्रेजुएशन लेवल पे। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होनी ही पड़ेगी। तो देखिए, थ्योरम्स में हमेशा ध्यान रखिए, और ये बेस्ट एग्जांपल इसीलिए सबसे पहली थ्योरम ये बनाई जाती है, लिखाई जाती है, कराई जाती है, कि इसमें प्योर मैथमेटिक्स में थ्योरम का मतलब ही है डेफिनेशंस का इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू लिमिट एल। अब अगर हमने ये मान लिया कि एस एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो एज इट इज़ कह लीजिए, कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए। तो वही हमने लिखा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन नंबर सो दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that Sn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m। अब सारी चीज़ें भूल जाइए, मोड की डेफिनेशन खोल दीजिए। तो मोड की डेफिनेशन जब आप खोलेंगे तो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अब आपके पास दो चीज़ें बनती हैं। पहला कि मैं कह रहा हूँ स्मॉल g इज लेस देन इक्वल टू इज द मिनिमम ऑफ L माइनस एप्सिलॉन S1 S2 Sm प्लस 1, और g मैक्सिमम ऑफ L प्लस एप्सिलॉन S1 S2 Sn माइनस। तो ये जो हमने एक स्मॉल g और कैपिटल G लिए, ये दोनों हमने इस तरह से चूज़ कर लिए कि अब हमारी सीक्वेंस की सारी टर्म्स इन दोनों के बीच में आ रही हैं, क्योंकि L माइनस एप्सिलॉन हमने स्मॉल g के साथ एसोसिएट कर दिया, और L प्लस एप्सिलॉन कैपिटल G के साथ एसोसिएट कर दिया। सो अल्टीमेटली अगर ऊपर आप जाके देखें बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन, तो वहाँ से आपको मिल गया कि हाँ, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड हमें मिल गया। अपर बाउंड कैपिटल G एंड लोअर बाउंड स्मॉल g, एंड सो बाय द डेफिनेशंस Sn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो दैट इज ए प्रूफ कि आपको क्या करना है। अगर आप समझ पाए हों, अगर आप देख पाए हों, तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करना है, तो आपको सिंपली दो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की और बाउंडेड सीक्वेंस की। ऐसे ही अगली जो थ्योरम है, और ये मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल पे सीक्वेंस जब तक चलती है, चूँकि उसके बाद आगे के टॉपिक चलेंगे, तो यही दो थ्योरम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से एक थ्योरम के आने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सबसे ज़्यादा रहती है। पहली, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, और दूसरी, ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, या एक और इसका वर्ड है, बड़ा फेमस सेंटेंस है, द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, दैट इज़ द कन्वर्जिंग लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज़ यूनिक। यानी जो हम अगर हम कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस L पे कन्वर्ज हो रही है, तो वो L यूनिक होगा। और माय डियर, पूरे प्योर मैथमेटिक्स में, पूरे सीक्वेंस सीरीज अलजेब्रा में, कि जब भी हमें दो चीज़ों को यूनिक, मतलब एक चीज़ को यूनिक प्रूव करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें दो मान लेने हैं।
जो हमने यहाँ पे किया कि लेट इफ पॉसिबल सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एल एंड एल डैश सच दैट एल इज नॉट इक्वल टू एल डैश, and then under the select z is equal to 1 by 3 mod l minus l dash greater than 0, let the sequence converges to l and l dash, therefore there exist positive integers m1 and m2 such that, यानी हमने एक z नंबर ज़रूर कंसीडर किया है 1 by 3 l minus l dash। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा भी मेरे से क्लास में कि सर 1 by 3 ही क्यों लिया, तो नथिंग टू बी वरी, आप 1/4 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, आपको वो लेना है जो एक, जिसे आप बाद में, अभी जब हम बाद में पहुंचेंगे तो वहाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा इस बात को, कि हम ये इस्टेब्लिश कर सकें कि दिस नंबर इज़ वेल विद इन द रीजन, विद इन द कन्वर्जिंग रीजन। तो अब जब दो पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली वो L के साथ भी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को फॉलो करेगी और L डैश के साथ भी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को फॉलो करेगी। और हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बना लिया कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन 1 एंड एस एन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन 2। अब हम पहली इक्वेशन से लेके चले कि भाई जो जब एल पे कन्वर्ज कर रही है तो जो हमारा जो सीक्वेंस है वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगा। इसी तरह से अब जब वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगा लेकिन उधर उसका कन्वर्जिंग पॉइंट L डैश भी है, तो इसका मतलब L डैश माइनस एप्सिलॉन और L डैश प्लस एप्सिलॉन के बीच में भी आएगा। तो इसका मतलब अब ये एक दोनों तरफ से एक बड़ी रेंज ले लीजिए, दैट इज़ L डैश माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। तो इसमें जो है हम कहेंगे कि एल डैश माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन में जो है हमारे फाइनाइटली मैनी टर्म्स आएंगे सीक्वेंस के, और जब फाइनाइटली मैनी टर्म्स आएंगे तो वो सीक्वेंस मतलब वो जो है एक कंट्राडिक्शन बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा एस एन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन है उसमें हमारा कन्वर्जिंग पॉइंट एक ही आना है। तो लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फाइनाइटली नंबर ऑफ सीक्वेंस आएंगे, तो वो जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक से ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे में जो हमारा कन्वर्जिंग पॉइंट है वो दो नहीं हो सकते, वो केवल एक ही रहेगा। ऐसी बात आती है लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट क्या है? ए नंबर एप्सिलॉन इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस Sn if every neighborhood of epsilon contains an infinite number members of the sequence। यानी ये जो हमने ऊपर कन्वर्जिंग की बात की या ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया 1/n वाला, वही एग्जाम्पल बार बार हम बताएंगे, वो समझने में आसान रहेगा कि आप 1/1 करोड़ पे ही चले जाइए, वही सबसे आसान है, सबसे इजी है देखने के लिए कि 1/1 करोड़ पे चले गए। अब जब 1/1 करोड़ पे आप चले गए तो जो अगली कोई भी टर्म होगी वो उस जो एप्सिलॉन आप लोगे तो वो उस एप्सिलॉन के अंदर ही आएगी। 1/1 करोड़ के बाद की जो सारी टर्म्स हैं, और आप एप्सिलॉन ले लीजिए 1/1 करोड़ से बड़ा, तो उसके ऊपर का जो मतलब 1/1 करोड़ के बाद की जो टर्म्स हैं ऑब्वियसली वो 1/1 करोड़ से बड़े एप्सिलॉन के अंदर ही सारी आएंगी। तो जब वो सारी आएंगी तो फिर ये मतलब एक इमेजिनेशन ही करनी पड़ती है कि 1/1 करोड़ के बाद भी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं। तो Sn is an arbitrary close to epsilon for an infinite number of values of n or infinitely many terms of sequence of occurs very close to epsilon। यानी वही चीज़ आ गई कि अगर आप, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बड़ी सी लास्ट टर्म, लास्ट तो नहीं कह सकते, मतलब एक टर्म इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल के हेल्प से आज ये सारी थ्योरी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1/1 करोड़, और जब 1/1 करोड़ आपने टर्म कंसिडर कर ली तो अब एप्सिलॉन की वैल्यू ले लीजिए 1/1 करोड़, और 1/1 करोड़ से आगे आने वाली टर्म्स को देखिए कि कैसे हम इस एप्सिलॉन को अगर पुट करते हैं तो वो सारी उसमें इंक्लूड होती चली जाती हैं। तो कुछ थ्योरम्स हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा
लेकिन आज एक टर्म मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, बाकी मैं चलिए फिर इसे हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक्चुअली पहले मैं लिमिट पॉइंट, मैं एक एग्ज़ाम्पल ढूंढ रहा था ऐसा ही जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन चलिए आज के लिए हम केवल 3 डेफिनेशंस पे आपको छोड़ रहे हैं। दैट इज़ अगेन आई वुड लाइक टू डू ए रिकैप। सीक्वेंस, बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस यानी बाउंडेड सीक्वेंस, एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड a little introduction or a description of limit point। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर हमारे पास लिमिट पॉइंट की कुछ थ्योरम्स हैं, और फिर हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर कोची सीक्वेंस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे मैटर का, और फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड होप सो के वी विल डू इट वेरी सून। तो तब तक आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।